गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें करेंगे। यह पाठ इस पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। ये पाठ बेटा आत्म कथात्मक शैली में लिखा हुआ है। आत्म कथात्मक मतलब अपनी कहानी में लिखा गया है। अपनी कहानी के माध्यम से निबंध है। ये वास्तव में क्या है? ये निबंध है। और इसमें लेखिका ने अपने साथ और अपने जीवन में जो महिलाएं थी उनके बारे में लिखा है कि वे कैसी कैसी थी और उनका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इसमें मृदुला गर्ग जो हैं वो कहती हैं कि एक मेरी नानी थी जो मैंने कभी नहीं देखी। मतलब इनके जन्म से पहले ही नानी चल बसी थी, यानी स्वर्गवासी हो गई थी। तो उनके बारे में बताते हुए लेखिका कहती हैं कि मेरी नानी अनपढ़ थी, पर्दा करने वाली स्त्री थी। और जब उनकी शादी हुई तो एक ऐसे पुरुष के साथ शादी हुई थी जो शादी के तुरंत बाद ही उन्हें भारत में छोड़कर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए थे। अब जब वो अपनी डिग्री पूरी करके आए तो उनके ऊपर पूर्ण रूप से विलायत का रंग चढ़ चुका था। यानी वो यहाँ आने के बाद भी साहबों की तरह पैंट शर्ट हैट वगैरह लगा के और उसी स्टाइल से रहते थे जैसे वो विदेश में रहते थे। तब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो उनके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव किसका था? अंग्रेजों का था। क्योंकि विदेश में गए थे, अंग्रेजों के साथ रहे, वहाँ का रहन सहन सीखा और यहाँ आने के बाद भी वो उसी दिनचर्या में ढले रहे। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदला। लेकिन साथ ही साथ लेखिका कहती हैं कि मेरी नानी ने भी अपने आप को नहीं बदला। वो ऐसे के ऐसे पर्दा ही निकाल कर रहती थी, बिल्कुल भारतीय परंपरा वाली नारी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी है, अब वो ज़्यादा समय उनके पास नहीं है, तो उन्होंने एक दिन ऐसा काम अपने पति को बुलाकर कहा कि सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि जो आपके दोस्त हैं देशभक्त प्यारेलाल शर्मा, आप प्लीज़ उन्हें बुला कर ला दीजिए, एक बार मुझे उनसे बात करनी है। अब देखिए, कोई ऐसी महिला जो हमेशा पर्दा निकाल के रहती हो, जो बिल्कुल भारतीय परंपराओं में जकड़ी हुई हो, और वो किसी अन्य पुरुष को बुलाकर बात करने की बात कहती है, तो पहली बात तो यहीं पर आश्चर्य था। लेकिन उनके पति, जो कि एक विदेशी बाबू की तरह रहते थे, साहब की तरह, उन्होंने भी अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को उनके कहने पर बुला दिया। अब देखिए नानी ने क्या कहा। नानी ने कहा कि मेरी बेटी यानी मृदुला गर्ग की जो माँ है, उनके बारे में वो कह रही हैं कि मेरी बेटी का विवाह आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपनी बेटी के लिए अपने पति जैसा पति नहीं चाहती जो साहबों के रोब में रहता हो, यानी अंग्रेजों का पिट्ठू हो, दबाव मानता हो या उन्हीं की जीवन शैली अपनाता हो। ना, मुझे तो मेरी बेटी के लिए ऐसा वर चाहिए जो देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ हो और देशभक्तों के ही साथ रहता हो, देश को आज़ाद कराने के लिए काम करता हो, यानी क्रांतिकारी टाइप। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आज़ादी में जीना ही वास्तव में जीना है। ये औरों के दबाव में, अंग्रेजों के दबाव में या किसी के भी दबाव में उन्हीं के जैसे रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सब ने दांतों तले उंगली दबा ली कि अरे कैसी पर्दानशी बोलते, पर्दा करने वाली महिला होते हुए भी, और इन्होंने देखिए कितना बड़ा काम किया है। प्यारेलाल शर्मा को क्या जिम्मेदारी दी कि आपको अपनी ही तरह का कोई देशभक्त मेरी बेटी के लिए चुनना है। तो लेखिका कहती हैं कि फिर वही हुआ जैसा कि नानी चाहती थी। मेरे जो पिताजी थे वो देशभक्त परिवार से ही थे। वैसे तो ज़मीन जायदाद के नाम पे, धन दौलत के नाम पे उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो भी अपनी ICS जैसी परीक्षा को उन्हें छोड़ना पड़ा देशभक्ति के आंदोलन में साथ देने के कारण।
तो यानी इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता था। उन पुरुष के साथ लेखिका की माँ की शादी कर दी गई, और लेखिका की माँ जो थी वो बड़ी पतली दुबली और मतलब निहायत ही कमज़ोर किस्म की पतली सी महिला थी। तो कहती हैं कि मेरी जो माँ थी उनका रौब उनके ससुराल में बहुत चलता था, क्योंकि वहाँ तो देशभक्तों वाला परिवार था। लेकिन फिर भी आम जनजीवन पर अंग्रेजों का ऐसा प्रभाव था कि सब मानते थे साहब की बेटी है, ये तो साहब की बेटी है। इस चक्कर में लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ ने कहा कि मुझसे कभी घर के भी कोई काम किसी ने नहीं करवाए। उनके अपने शौक थे, लेटे लेटे संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, लेकिन हाँ उनमें दो ऐसे विशेष गुण थे जिनके कारण उनका रौब काफ़ी रहा ससुराल में। पहला तो यही था कि पिता जो थे वो विलायती बाबू थे, विदेशों के मतलब विदेशियों के साथ रह के आए हुए थे, और अंग्रेजों के एक तरह से पिट्ठू भी थे। तो उस समय ऐसे लोगों की धाक हुआ करती थी। तो एक तो यही कारण था कि जिसकी वजह से ससुराल में उनको कोई काम के लिए भी नहीं कहता था, और उनका रौब था। काम के लिए कहते नहीं थे, सलाह ली जाती थी बल्कि, कि बताओ क्या करें, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसी एक तो ये गुण था, दूसरा उनके अंदर एक विशेष गुण क्या था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा एक तो झूठ नहीं बोलती, और साथ में अगर कोई अपनी बात बता देता था तो उसकी बात को कहीं दूसरे तक तीसरे तक कभी भी लीक नहीं करती थी, मतलब किसी की आगे पीछे की बातें इधर उधर नहीं करती थी। तो ये गुण उनमें काफ़ी अच्छा था। लेकिन लेखिका कहती है कि हमने अपनी माँ को कभी माँ के तरीके से नहीं पाया। उन्होंने कभी हमसे ऐसा लाड प्यार जैसे बच्चों से माँ करती हैं ऐसे भी नहीं किया, ना हमारे लिए कभी उठ कर खाना बनाया। ये सारे काम तो हमारे पिताजी ने ही किए, हमारे लिए माँ का रोल भी पिता ने ही अदा किया। फिर कहती हैं कि एक जो थी, इसके बाद हमारी जो नानी थी, नानी क्या थी, नानी के बारे में बता दिया, फिर अपनी माँ के बारे में बताया, फिर अब कहती हैं कि मेरी एक परदादी थी। परदादी ऐसी थी कि जो सारे देश दुनिया से अलग हटके चलने की उनकी नीति थी। तो कहती हैं कि जब मतलब मेरी माँ का विवाह हुआ और जब बच्चे की बात आई तो मेरी परदादी चली चली मंदिर गई, और वहाँ उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मेरे परिवार में पहले मुझे बेटी चाहिए, मतलब पोती होनी चाहिए मेरे घर। अब ये सब लोग इस बात को देख के सोच रहे, भाई कैसी है, देखो सब तो लड़के के होने में खुशियाँ मनाते हैं और ये लड़की मांग रही है। तो कहते हैं कि दादी के द्वारा ऐसे बेटी मांगा जाना और फिर बेटी के हो गई, तो उसके लिए क्या बड़ा बढ़ चढ़कर उसके लिए प्रोग्राम करवाए। अब भगवान भी बड़े खुश हो गए कि भाई इनके घर तो बेटी की बड़ी मतलब स्वागत सत्कार हुआ है। तो लेखिका कहती हैं कि फिर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि एक के बाद एक 5 बेटियां मेरी माँ के मतलब द्वारा पैदा कर दी गई। 5 बेटियां और एक बेटा राजीव, जो सबसे छोटा भाई है लेखिका का। कहती है कि मेरी दादी के बारे में और भी कुछ बातें थी, जैसे एक तो ये कहते थे कि दादी एक तो लीक से हटके चलने वाली हैं, दूसरा ऐसा मानना था कि दादी के और भगवान के तार तो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे भगवान और दादी तो साथ साथ बैठ के बातें करते हैं। तो इस वाक्य को बताते हुए कहती हैं लेखिका कि एक बार सभी मर्द घर के, आजकल तो शादियां होती हैं तो बारात में महिलाएं भी जाती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो लेखिका बताती हैं कि एक बार किसी शादी के दौरान जब सभी मर्द घर से बाहर गए हुए थे और घर में जहाँ पर मतलब ज्वेलरी वगैरह या कुछ स्वर्ण आभूषण वगैरह रखे हुए थे, वहीं पर दादी की चारपाई डाल दी गई थी और बाकी की सभी महिलाएं नृत्य मतलब नाचने गाने में व्यस्त थी। तो कोई चोर आता है मौका पाकर कि अब तो सब घर में महिलाएं नाच गाने में व्यस्त हैं, क्यों ना मैं धन चुरा ले जाऊं, और वो चुपके से घर में घुस गया। अब जैसे ही उस कमरे में घुसा तो वहाँ कौन थी, लेखिका की परदादी जी की चारपाई डली हुई थी। अब उनको थोड़ी सी आहट हुई तो वो बोली, अरे कौन है भाई। अब चोर भी सक पका गया एकदम से पूछने पर, बोला जी मैं हूँ मैं। अरे मैं कौन? तो कहता है जी मैं चोर हूँ। अरे चोर वोर मुझे नहीं पता, इधर आ जरा, मुझे पानी दे, पानी पीना है। अब
चोर ने भी ये बात सुन रखा था। कहती है मुझे पता है तेरे और मेरे सिवाय यहाँ पे है ही कौन। तो घबरा जाता है। वो कहती है मुझे पानी दे, तो वो लोटा होता है जो पास में रखा था वो खाली था। अब दादी क्या कहती हैं कि जा कुएं से भर ला पानी और देख मुंह को अच्छी तरह ढक ढक के लेके आइयो पानी। अब इस बात के दो मतलब थे। चोर ने तो अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। चोर को लगा अरे इतने अंधेरे में और इनको दिख कैसे रहा है कि मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है। और वो कह रही थी कि लोटे के मतलब मुंह पर कपड़ा बांध के अच्छी तरह छान के पानी लाना। तो चोर को तो बिल्कुल ये लगा कि दादी को तो पूरा पता है। अब वो डरता डरता बेचारा गया और पानी ले आया। अब दादी ने पहले पानी पिया और फिर आधा पानी छोड़ के दादी कहती है चल ले पी पानी पी। तो चोर ने भी पी लिया। तो कहती है कि अब देख तूने उसी लोटे से पानी पिया है तो अब तो तू मेरा बेटा हुआ। अब ये बता चोरी करेगा या खेती करेगा। अब चोर थोड़ा सा घबरा जाता है, जाने लगता है गेट में से। तो चौकीदार पकड़ लेता है और बस फिर कहता है चोर कि उस दिन के बाद मैंने कभी चोरी नहीं की। दादी के कहने पर उन्हीं के वहां पर काम किया, खेती बाड़ी का काम किया और चोर का जीवन बदल गया। तो इससे भी बताया है लेखिका ने कि मेरी दादी कितने दबंग व्यक्तित्व की महिला थी कि एक चोर को देखो चोरी ही करना छुड़वा दिया और उनके साथ बातचीत करने के दौरान उसे अपना बेटा भी बना लिया और उसी से काम भी करवा लिया। फिर बताती हैं कि हम जो 5 बहनें थी, जब पैदा हुई तो इतनी खुशी हुई थी कि पहली बेटी हुई जो उसको मंजुल भगत। पहली बेटी कौन है इनकी? इनका नाम तो मृदुला गर्ग है। कहती है कि हम 3-4 बहनों के तो 2-2 नाम रख दिए, इतनी खुशी हुई। घर का दूसरा नाम, बाहर का दूसरा। लेखिका का नाम मृदुला गर्ग था और घर का नाम क्या था? उमा। घर में उमा बोलते थे, बाहर का मृदुला गर्ग रखा। इनसे जो छोटी थी उसको घर में गौरी कहते थे और बाहर का उनका नाम था चित्रा। इनसे जो सबसे बड़ी थी उनका घर का नाम था रानी और बाहर का नाम मंजुल भगत। इनसे जो और छोटी बहनें थी, एक रेणु और एक अचला। अचला सबसे छोटी थी और ये अंग्रेजी में लिखती थी, बाकी इनकी बहनें लगभग हिंदी में लिखा करती थी। भाई राजीव था। तो इन्होंने कहा कि जो मेरी बहन थी ये चित्रा, यानी कि जिसको घर में गौरी बुलाते थे, उसका कैसा नेचर था? वो दूसरों के लिए काम करती रहती थी। वो खुद जितना पढ़ती अपने से ज़्यादा अपनी सहेलियों को पढ़ाती। कहते हमेशा ऐसा होता था कि इसके कम नंबर आते थे और इसकी सहेलियों के जो इससे पढ़ती थी यानी गुरु के कम आते थे, शिष्यों के ज़्यादा नंबर आते थे। जो इनकी बहन थी रेणु का तो स्वभाव ही बहुत विचित्र था। अब जब इनका परिवार मतलब ठीक ठाक था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, कहानी में सुना भी है इसमें कि किस तरह से इन्होंने बताया है कि इनके पिता का बड़ा दबदबा था, मतलब इनके नाना का। उसकी वजह से इनका भी परिवार में काफ़ी दबदबा रहा और इन सभी बहनों के लिए गाड़ी आती थी पहले बस से, जैसे जहाँ तक भी छोड़ते स्टॉपेज पे, वहाँ से गाड़ी स्पेशल इन बहनों को लेके आती थी। तो रेणु बड़ी अलग स्वभाव की थी। कहती है इससे सामंत शाही दिखाई देती है, लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही मतलब बने हुए हैं, औरों के मतलब वो हैं हमारे ऊपर हाथ। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे गाड़ी में बैठ के। कई बार क्या होता था, गाड़ी पीछे पीछे चलती थी, रेणु आगे आगे आ जाती थी। कहती मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। और एक बार तो हद ही हो गई, जनरल थिमैया का पत्र मतलब फ़ोटो मंगवा दिया। कहती है अरे तू ऐसी क्या बनती है, ये काम कर सकती है कि क्यों नहीं कर सकती। उसने एड्रेस पे भेजा और रिक्वेस्ट की कि हमें आपका फ़ोटो चाहिए। जनरल थिमैया ने अपना फ़ोटो भेज दिया। तो इस बात का तो उसकी सहेलियों पर भी बड़ा रौब पड़ा। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन पहले ऐसे तो थे नहीं कि फ़ोन वगैरह थे और मैसेज पहुंच जाया करते थे। तो ये कहती है मैं तो स्कूल ज़रूर जाऊंगी, मुझे तो जाना है। अब चल पड़ती है, पैदल पैदल 2-3 किलोमीटर तक चली जाती है। वहाँ इतना पानी भरा होता है कि स्कूल बंद था, फिर वापस आ जाती है। इसको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई। कहती है लेकिन अगर मैं नहीं जाऊँगी तो गलत हो जाएगा, कहीं स्कूल ना लग जाए। और वैसे भी एमए तक पहुँचते पहुँचते इनके ख्याल ऐसे अलग हो गए। कहती हैं कि क्या ज़रूरत है पेपर देने की, क्या ज़रूरत है, ज्ञान तो मैंने प्राप्ति कर लिया।
मेन तो बात ज्ञान प्राप्त करने की है, तो इनके विचित्र स्वभाव के बारे में बताया कि वो कैसी थी। फिर कहती हैं कि जो हमारी लेखिका हैं वो कहती हैं कि भाई है वो भी लिखता था और बहनें भी। अब जब इनकी शादी हो गई तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मंजुल भगत, शादी के बाद मंजुल जो थी इनकी बहन उन्होंने अपने पति का सरनेम जैसे लगा ही लेते हैं, हमारे यहाँ भी लगाते हैं, भगत उन्होंने अपना वहाँ से लगा लिया। फिर ये कहती हैं कि हम क्यों लगाएं किसी का नाम, इन्हें वो बात भी पसंद नहीं थी, तो ये अपना ही सरनेम इन्होंने रखा। अब कहती हैं कि फिर शादी के बाद ये जो वहाँ पहुँच गई एक बिहार के छोटे से कस्बे में, डालमिया नगर में, क्योंकि पति वहाँ रहते होंगे तो वहीं चली गई। कहती वहाँ जाकर भी इन्होंने देखा कि स्त्रियाँ बिल्कुल अलग बैठती हैं, पुरुष बिल्कुल अलग बैठते हैं, अगर भाई मतलब कोई मतलब कुछ भी देखते हैं तब भी बिल्कुल अलग अलग लाइनें बना दी जाती हैं। तो इन्हें लगा कि ये तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। फिर वहाँ जाके इन्होंने बहुत मेहनत की, नाटक मंडली बनाई महिलाओं की, उनसे अलग अलग प्रकार के रोल करवाए जिससे वो आपस में थोड़ा सा घुल मिल गए। फिर इन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ पर स्कूल खुलवाऊँ। फिर वहाँ से ये कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में रही और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल वगैरह कुछ होते ही नहीं थे, तो वहाँ भी इन्होंने बहुत कोशिश की। एक बार इन्होंने मतलब अप्रूव करने के लिए लेटर भी भेजा लेकिन वो नहीं माना गया। फिर इन्होंने दोबारा अपने दम पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया कि भाई चलो हम मिलके चलाते हैं, फिर उसको बाद में मान्यता प्राप्त हो गई। तो यानी इन्होंने अपने जीवन की संघर्ष और जिनमें इन्होंने पूरी सफलता पाई उसके बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी दादी के बारे में और माँ के बारे में, सभी उन महिलाओं के बारे में बताया है जो इनके साथ इनके जीवन में रही। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इनकी दादी किस प्रकार से अलग थी, तो कि भाई वो अपने बेटे के यहाँ मतलब अपने पोते के यहाँ पहली क्या चाहती थी, लड़की चाहती थी, इस तरह अलग थी। और दूसरा कहते थे कि उनके तो भगवान से सीधे संबंध हैं। नानी के बारे में पूछा जा सकता है कि नानी वैसे तो पर्दानशी थी लेकिन उन्होंने एक बड़ा आश्चर्यजनक काम किया कि मरने से थोड़े समय पहले अपने पति को किसे बुलाने के लिए भेजा था, बताइए, प्यारेलाल शर्मा को। वो कौन थे? एक देशभक्त थे। उन्हें बुलाकर अपनी बेटी की शादी की जिम्मेवारी उन्हें दे दी। चोर का वाकया भी पूछ सकते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। ये था आपका दूसरा पाठ, मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे प्रकार से। आप इसे अपनी पुस्तक में से भी पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे। धन्यवाद।